आइरिस नाम की एक युवती सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही है। वह सामान उठा रही है और घूम रही है। वह जोश नाम के एक युवक से मिलती है और वह उसके सामने पहली बार अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से संतरे का ढेर गिर जाता है जिसे वह मजेदार पाती है और दोनों हंसते हैं। आइरिस अपने दो सबसे सुखद क्षणों को याद करती है, जोश से मिलना और फिर उसे मारना। उसके विचार वर्तमान में वापस आते हैं और जोश कहता है कि वह अपनी कार में बैठे बैठे ही खो गई थी। आइरिस और जोश डेटिंग शुरू करते हैं और अपने दोस्तों से मिलने के लिए झील के किनारे बने घर की यात्रा करते हैं और आइरिस थोड़ा घबरा जाती है। जब वे पहुंचते हैं तो जोश की दोस्त कैट उनका स्वागत करती है और उन्हें अंदर ले जाती है। जोश पैट्रिक से मिलता है और उसका प्रेमी एली और कैट का अमीर प्रेमी सरगेई जो झील के किनारे बने घर का मालिक है। कैट आइरिस के साथ कुछ हद तक असभ्य है और सरगेई जोश और आइरिस को एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन आइरिस विनम्रता से मना कर देती है। वह शॉवर लेने के लिए अपना कमरा मांगती है और फ्रेश होने के बाद समूह रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है। भोजन के दौरान पैट्रिक बताता है कि वह एली से कैसे मिला और कैसे वे प्यार में पड़ गए और आइरिस भी बातचीत करने लगती है। वह जोश से सुपरमार्केट में मिलने के बारे में बात करती है और कैसे उनमें एक दूसरे के लिए गहरा प्यार विकसित हुआ। बाद में आइरिस और कैट चैट करते हैं, जिसमें कैट उसे बताती है कि वह शादीशुदा पुरुषों को क्यों डेट करती है। वह स्वीकार करती है कि उसे सरगेई की शानदार जीवन शैली, उसकी कारें और जिस तरह से वह उसके साथ व्यवहार करता है वह पसंद है। बाद में समूह एक साथ शराब पीता है और नाचते समय आइरिस जोश को कैट के साथ देखती है और ईर्ष्या महसूस करती है। वह जल्दी से उसे दूर खींचती है और नृत्य के बाद उसके साथ नृत्य करती है। वे सो जाते हैं और अगले दिन जब आइरिस और जोश जागते हैं तो आइरिस झील पर जाने का सुझाव देती है। जोश कहता है कि उसे पहले स्नान करने की आवश्यकता है, इसलिए आइरिस अकेले झील पर जाती है जहां वह सरगेई से टकराती है। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है और उसे लोशन की एक बोतल देता है और उसे अपने कंधे पर रगड़ने के लिए कहता है। वह असहज महसूस करती है और झिझकते हुए लोशन लगाती है और उसे हल्का मालिश देती है। सरगेई अचानक उसका हाथ पकड़ता है और उसे अनुचित तरीके से छूना शुरू कर देता है। झील के घर पर वापस आकर जब आइरिस दिखाई दी तो सभी लोग बातें कर रहे थे। वह अभी भी खून से लथपथ थी और यह देखकर सभी चौंक जाते हैं और वह उन्हें बताती है कि सरगेई ने कोशिश की उसे मजबूर करने के लिए। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना और उसने जाने से इनकार कर दिया और कैट सरगेई को देखने के लिए भाग गई। आइरिस ने एक शराब की बोतल पकड़ी और उसे उसके सिर पर पटक दिया और वह गिर गया और एक पत्थर से टकराया, लेकिन सरगेई फिर से उठ गया। उसने उसका गला घोंट दिया और उसने जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। आइरिस घर वापस भागती है और जोश उसे बस सोने के लिए कहता है। अचानक वह चुप हो जाती है और उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ जाती हैं और फिर जोश आइरिस को एक कुर्सी से बांध देता है। हम देखते हैं कि आइरिस एक रोबोट है। वह एली से पुलिस को कॉल करने और जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट करने के लिए कहता है। एली कॉल करने जाता है। जोश आइरिस को जगाता है, जो पूछती है कि उसे क्यों बांधा गया है और जोश कहता है कि उसने सरगेई को मार दिया है, इसलिए उन्हें उसे हिरासत में लेना पड़ा। वह दावा करती है कि यह आत्मरक्षा थी, कहती है कि अगर वह ऐसा नहीं करती तो सरगेई उसकी हत्या कर देता। जोश ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वह भावनात्मक समर्थन और अंतरंगता के लिए एक साथी रोबोट है। वह उसे नियंत्रित करने के लिए अपने फोन का उपयोग करता है और बताता है कि उनका प्रारंभिक सामना एक बनाई गई याद थी। यह साथी बॉट्स के लिए एक सामान्य अनुभव है जो अपने मालिकों के साथ प्रेम संबंध बनाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने आइरिस को पाया और रोबोटिक्स कंपनी के तकनीशियनों की एक टीम उसे लेकर आई। मुख्य तकनीशियन जोश को आइरिस के रीबूट के लिए हस्ताक्षर करने के लिए एक फॉर्म देता है। हस्ताक्षर करने के बाद तकनीशियन कहता है कि एक बार जब वह रीबूट हो जाती है तो जोश को एक नया प्रेम संबंध बनाने की आवश्यकता होगी, जो उनके बीच भावनात्मक बंधन को फिर से स्थापित करेगा और तकनीशियन चले जाते हैं। कैट कमरे में प्रवेश करती है और आइरिस और जोश को सहजता से बात करते हुए देखती है और वह क्रोधित हो जाती है।
वह मांग करती है कि जोश आइरिस को हमेशा के लिए बंद कर दे और आइरिस घबरा जाती है और जोश से ऐसा न करने की विनती करती है। इसके बाद जोश कैट को बात करने के लिए दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे आश्वासन देता है कि वह आइरिस की सभी सेटिंग्स को सामान्य पर वापस रीसेट कर देगा और फिर उसे हमेशा के लिए बंद कर देगा। इस बीच दूसरे कमरे में आइरिस फर्श पर एक चाकू देखती है और खुद को मुक्त कर लेती है। जब जोश वापस आता है और वह उसे फर्श पर पड़ा हुआ पाता है, जैसे ही वह करीब आता है वह उसके गले पर वार करती है, जिससे वह सांस लेने के लिए हांफने लगता है और वह जल्दी से उसका कंट्रोल पैड पकड़ लेती है। कैट आती है और आइरिस उसे जोश को अस्पताल ले जाने के लिए कहती है। आइरिस भाग जाती है और पास के जंगल में जाती है। जोश और कैट ने एली और पैट्रिक के सामने कबूल किया कि जोश ने जानबूझकर सर्गेई को मारने के लिए आइरिस को जेल ब्रेक किया था। सर्गेई के रूसी माफिया से संबंध थे और उनकी योजना उसे खत्म करने और उसके $12 मिलियन चुराने की थी। वे पैसे को 3 तरीकों से बांटने का फैसला करते हैं। एली का तर्क है कि पैसे को 4 तरीकों से बांटा जाना चाहिए। जोश यह बताने से इनकार करता है कि पैट्रिक वास्तव में उसका साथी रोबोट है। वह आइरिस की आक्रामकता को नियंत्रित करने और उसकी आत्मरक्षा फंक्शन को अक्षम करने में भी कामयाब रहा। उसने उसकी प्रोग्रामिंग को बंद कर दिया था, हालांकि इससे पहले कि वह उसे रीसेट कर पाता, वह भाग निकली। उसे एहसास हुआ कि आइरिस अब एक गंभीर खतरा हो सकती है। वह तिजोरी से एक बंदूक लेता है और पैट्रिक के साथ जंगल में उसका शिकार करने के लिए जाता है। जंगल में आइरिस की बुद्धिमत्ता 40% से 100% तक बढ़ जाती है और वह अपनी क्षमताओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाती है। वह बिना किसी अवांछित ध्यान को आकर्षित किए भागने का तरीका सोचने लगती है। आइरिस यह पता लगाने की कोशिश करती है कि घर कैसे पहुंचे और वह कल्पना करती है कि उसके पास पैदल चलने के कई विकल्प होंगे। जोश के पास वापस जाने का मतलब निश्चित मृत्यु होगी और उसे याद आता है कि जोश का फोन उसे नियंत्रित कर सकता है। वह कारों की तरह नियंत्रित कर सकता है, भले ही वह गाड़ी चलाना नहीं जानती हो, और वह वापस लौटने का फैसला करती है। वह चलना शुरू करती है और वह एली और पैट्रिक को आते हुए सुनती है और जल्दी से पास के एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। पैट्रिक और एली एक पल साझा करते हैं, जहां पैट्रिक स्वीकार करता है कि वह एक रोबोट है, लेकिन वह जोर देता है कि एली के लिए उसका प्यार सच्चा है और वह हैलोवीन पार्टी में उनकी मुलाकात को याद करता है। एक स्मृति जो सच्चाई जानने के बावजूद उसके अंदर प्रोग्राम की गई थी। एली स्वीकार करता है कि वह पैट्रिक से भी प्यार करता है और उसे परवाह नहीं है कि वह एक रोबोट से प्यार करता है, और वे चुंबन करते हैं। आइरिस का फोन अचानक बजता है। वह जल्दी से उसे काट देती है, लेकिन ध्वनि एली का ध्यान आकर्षित करती है और वह अपनी बंदूक निकालता है। वह आइरिस को पुकारता है, यह महसूस करते हुए कि उसे देखा गया है। वह भागने लगती है। एली उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली एक पेड़ पर लगती है और एली और पैट्रिक आइरिस का पीछा करते हैं और एली उसे पकड़ लेता है। इससे वे जंगल में गिरते हैं। संघर्ष के दौरान एली की बंदूक गिर जाती है। वे इसे नियंत्रित करने के लिए लड़ते हैं और हालांकि एली बंदूक वापस ले लेता है, आइरिस जल्दी से इसे पकड़ लेती है और गोली चला देती है। एली की तुरंत मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी समय जब जोश और कैट घटनास्थल पर पहुंचते हैं और आइरिस भागने का अवसर लेती है। आइरिस घर की ओर भागती है और जोश की सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठ जाती है। जोश आता है और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उसकी उंगलियां फंस जाती हैं और वह कार को घर ले जाने का आदेश देती है, लेकिन वह उसकी आवाज नहीं पहचानती। यह केवल जोश की आवाज पर प्रतिक्रिया करता है। यह देखकर जोश एक पत्थर उठाता है और कार की खिड़की को तोड़ना शुरू कर देता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो आइरिस अलग अलग आवाजें आजमाता है, जब तक कि एक आवाज जोश की आवाज से मेल नहीं खाती, जिससे कार स्टार्ट हो जाती है। वह तेजी से जोश के पैर पर दौड़ती है और तेजी से भाग जाती है और जोश घर वापस आता है। उसे कैट का फोन मिलता है और उसका उपयोग करके वह कार चोरी होने की रिपोर्ट करता है, जिससे वाहन सड़क पर रुक जाता है। आइरिश दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यह बंद है और उसके संघर्ष के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पाती। अचानक उसका आईपैड घंटी बजती है और यह जोश है जो माफी मांग रहा है और उसे वापस आने के लिए कह रहा है।
आइरिस सर्गेई और एली के बारे में पूछती है। जोश उसे बताता है कि वह पैट्रिक पर सब कुछ दोष देगा और वादा करता है कि वे दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। आइरिस उसे बताती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकती जिसने उसे अपने फायदे के लिए हत्या करने के लिए प्रोग्राम किया है। वह फोन रख देती है। जोश गुस्से में जंगल में वापस भागता है और पैट्रिक को एली के शरीर के ऊपर खड़ा पाता है। पैट्रिक का कंट्रोल पैड टूट जाता है, लेकिन जोश उसे फिर से चालू करने में कामयाब हो जाता है और एक प्रेम संबंध स्थापित करता है। वह पैट्रिक के आक्रामकता के स्तर को 100 तक बढ़ा देता है और उसे आइरिस का पीछा करने का आदेश देता है। इस बीच आइरिस कार की खिड़की तोड़ने की बेताबी से कोशिश करती है और उसे तोड़ने में कामयाब होती है। वह बाहर निकलती है और एक पुलिस कार आती है और डिप्टी हेनरिक उसे देख लेता है और उसके पास जाता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ अप्रत्याशित रूप से जर्मन में बदल जाती है। फिर अधिकारी कार की सीट पर खून से सना चाकू देखता है और अपनी बंदूक निकालता है, तभी पैट्रिक प्रकट होता है। वह हिंसक रूप से हेनरिक के चेहरे पर तब तक प्रहार करता है जब तक कि वह मर नहीं जाता और फिर वह आइरिस का कंट्रोल पैड पकड़ लेता है और उसे बंद कर देता है। पैट्रिक घर लौटता है और आइरिस को वापस अंदर ले जाता है, जबकि कैट अपने हिस्से का पैसा लेने का फैसला करती है। वह चली जाती है और जोश को स्वीकार करती है कि सर्गेई कभी भी गिरोह में शामिल नहीं था, वह सिर्फ एक भयानक प्रेमी था। उसने सोर खेती से लाखों कमाए और जोश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैट सुनने से इनकार कर देती है। वह पैट्रिक को उसे रोकने का आदेश देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के पैट्रिक कैट की पीठ में छुरा घोंप देता है। उसे एहसास होता है कि वह खून बहने वाली है और कैट जोश से बात करना बंद करने के लिए कहती है, फिर आइरिस के बगल में बैठ जाती है। वह मरते समय अपने भाग्य को स्वीकार करती है। जोश और पैट्रिक शवों को जंगल में एक ढेर में ले जाते हैं। इसके बाद जोश आइरिस के साथ एक अजीबोगरीब डिनर डेट तय करता है, जहां वह उसकी बुद्धिमत्ता को शून्य कर देता है। वह उसे मोमबत्ती पर हाथ रखने के लिए मजबूर करता है, जिससे प्लास्टिक की त्वचा जल जाती है। फिर वह बॉट्स बनाने वाली कंपनी को कॉल करता है और आइरिस को दोषपूर्ण बताता है। जोश उसके हाथ में एक बंदूक देता है और उसे अपने सिर में गोली मारने के लिए मजबूर करता है। वह गोली मारती है और गिर जाती है। इसके बाद 2 कर्मचारी सिड और टेडी आइरिस को वापस फैक्ट्री ले जाने के लिए आते हैं। जोश एक कहानी बनाता है कि कैसे आइरिस हत्या मशीन में बदल गई, जिससे कर्मचारियों को संदेह होता है। सिड यहाँ तक कहता है कि वे आइरिस ने जो देखा उसका फुटेज प्ले कर सकते हैं। उसकी यादें उसके सिर में नहीं, उसके मध्य भाग में संग्रहित हैं और यह उसे रीबूट करने के लिए पर्याप्त है। इस डर से कि उसकी हरकतें उजागर हो जाएंगी, जोश पैट्रिक को वैन का पीछा करने के लिए भेजता है। पैट्रिक सिड को गोली मार देता है। फिर टेडी के पीछे जाता है और आइरिस रिबूट होती है और पैट्रिक को टेडी का गला घोंटने से रोकने के लिए ठीक समय पर पहुंचती है। वह पैट्रिक को याद दिलाती है कि वह एली से प्यार करता था, जोश से नहीं। पैट्रिक की एली की यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वह एक कैटल प्रोड लेता है और अपनी जान लेने के लिए उसे अपने मुंह में डाल लेता है। टेडी उसे बचाने के लिए आइरिस का शुक्रिया अदा करता है और आइरिस उससे कुछ मदद मांगती है। आइरिस जोश से भिड़ने के लिए लौटती है और बताती है कि टेडी ने उसकी जान बचाने के लिए उसे पूरी स्वायत्तता और आभार दिया। जोश आइरिस पर हमला करता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कुछ आखिरी शब्द कहने देता है। आइरिस शांति से उसे सोने के लिए कहती है और फिर उसके सिर में एक इलेक्ट्रिक कॉर्क स्क्रू लगा देती है। कॉर्क स्क्रू उसके दिमाग में घुस जाता है और उसे तुरंत मार देता है। बाद में आइरिस अपनी बाह से पिघली हुई त्वचा को हटाती है और उसके नीचे अपना यांत्रिक हाथ दिखाती है। फिर वह सर्गेई के पैसे लेती है और कार में बैठकर घर से निकल जाती है।